वकास स्टोरी चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गंदम की सुनहरी बालियों सी सुनहरी रंगत वाली लड़की आज फिर मंजू के ख्वाब में आ टपकी और आज फिर वो परेशान सूरत, आंखों में आधी नींद बड़े उठ के अपने ख्वाब को सोचने बैठ गया। अजीब ही मामला दरपेश था। कितने दिनों से वो खुद को एक बेवा के शहर से निकालने में नाकाम हो रहा था। बारहा सड़क को झटकता, ख्याल तब्दील करने की भरपूर कोशिश करता, मगर बेसूद। ज़ैनब फिर से कोई रोज़ खुला पाकर जहन के दरीचों में घुस जाती। मंजू की धड़कनें उथल पुथल करती रहती। अब तो दिमाग के साथ दिल की रियासत पर भी ज़ैनब ने ज़बरदस्ती अपनी राजदहानी जमा ली थी। गोया मंजू के दिलो दिमाग की वही इकलौती वारिस हो। मंजू खुद को समझाता, कोसता और मलामत करता कि अब तुम कब्र की तरफ रुख किए बैठे हो। जब वक़्त था तब तो चिरागों में तेल ना था, तो अब क्या सूझी तुझे इश्क लड़ाने की। दुनिया हंसेगी तुझ पर। महल्ले में किसी को भंक भी पड़ गई तो कितना कोसेंगे। अंधे को दुनिया देखने के लिए दो आंखें दरकार होती हैं, और बेनाव को पतंगर बनाने के लिए सिर्फ एक बात। कोई किनारा मिला नहीं कि मखलूक के हाथ ठट्ठा लगाने को शुगल आ गया। मंजू की अपने दिलो दिमाग से ये लड़ाई पिछले एक हफ्ते से जारी थी। दिन भर खुद से लड़ता, अपनी कैफियत पर काबू पाता, अपनी बेमहार सोचों के धारे में बहता रहता, मगर शाम पड़ते ही खुद पे लगाए गए सारे पहरे तोड़कर उसके कदम ज़ैनब के कूचे की ओर उठ जाते। कोई पहर वो ज़ैनब की सिर्फ एक झलक देखने को यहाँ वहाँ टहलता, हिलो बहानों से गुजार देता। ऐसा हरगिज़ न था कि कमज़ोर वजूद और दरमियाने कद का मालिक बूढ़ा मंजू कोई रंगीन मिजाज शख्स रहा था। जवानी के दौरे क़यामत में भी उसकी तबीयत में रोमानियत मफकूद थी, बल्कि उसने तो अपने शबाब में भी ऐसी कोई कहानी ना छोड़ी थी जो मंजू का नाम ज़बान ज़द आम लाने का बायस बनती। वो तो इस कदर सादा और कम गो तबीयत का मालिक था कि अपना हक और हिस्सा तलब करने से पहले भी 100 बार सोचा करता। पैदा हुआ तो बाप ने बड़े चाव से उसका नाम मंजूर अहमद रखा, मगर माँ पैदाइशी तोतली थी, सो उनकी ज़बान मंजूर से आशना ना हो सकी। मंजूर पहले अपनी माँ और फिर रफ्ता रफ्ता सब के लिए मंजूर बन गया, और कुछ सालों बाद मंजूर भी मुख्तसर होके मंजू बच गया। घर की पहली और इकलौती नरीना औलाद होने के नाते मंजू के हिस्से में वालिदैन की तरफ से बेपनाह मोहब्बत और अपनायत आई। मंजू के बाद 2-2 साल के वक्फों से 3 बेटियां हुईं। अभी 10वां दर्जा भी पास ना किया था। माँ बाप अपनी तीनों बेटियों का बोझ और जिम्मेदारी मंजू के कमज़ोर कंधों पर डाल के मुल्क अदम के राही हो गए। वालिदैन के गुजर जाने के बाद मंजू ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर और 4 पैसे जोड़कर महल्ले में छोटी सी दुकान डाल दी। दिन भर दुकानदारी करता और रात गए दर बंद करके घर लौटता। थकन इतनी ज़्यादा होती कि बहनों से भी ना बाढ़ पाता, और चारपाई पर कमर टकाते ही सुध बुझ जाती। अगले दिन के सूरज उभरने से भी कबल मंजू फिर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा होता। जिंदगी यूं ही गुन चक्कर बनी रही, और जाने कितने साल दबे पांव बीच में से खिसक गए। घर में पीछे बैठी 3 जवान और कनवारी बहनों का पास था, या आखिरी दर्जों को पहुंची हुई मंजू की शराफत कि अपनी गली से गुजरते हुए भी निगाहें ज़मीन पर रख कर चलता। खुजा के किसी मटियार से इश्क लड़ाता, किसी गैर औरत पर पड़ जाने वाली बेख्तियारी नज़र के अलावा दूसरी निगाह डालना भी हराम समझता कि घर में अपनी भी 3 जवान बहनें बैठी हैं। महल्ले भर में मंजू की शराफत ज़रबुल मिसल थी, और माएँ अपने जवान बेटों को मंजू की मिसाल देकर शराफत के सबक पढ़ाती। कभी खुद को संवारने की तमन्ना ना रही, कभी बालों को तेल लगाया, और ना ही कभी किसी ने मंजू को खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलते देखा। हमेशा मिट्टी रंग के कपड़े ज़ेब-तन किए। एक बार ईद शवाल पर बहनें मंजू के लिए कड़कड़ाते हुए सफ़ेद थान से जोड़ा कटवा कर लाईं, तो मंजू ने पहनने से इनकार कर दिया और बोला, मन मैला हो तो तन पे उजले कपड़े डालने से भला क्या हासिल। दुकान छोटी सी थी, आमदन कम थी और महंगाई ज़्यादा। फर्नीचर और सोने के भाव आसमान से बातें करते थे। वक्त गुजरता चला गया, और बड़ी 2 बहनों के जहेज जोड़ते जोड़ते मंजू के अपने सर में चांदी के तार झांकने लग गए थे। तीनों बहनें मंजू से बारहा अपनी शादी के लिए इसरार करतीं,
मगर मंजू ने जैसे कसम खा रखी थी कि जब तक तीनों हमशीरगान के हाथ पीले नहीं होते वो अपने सर पर सेहरा नहीं सजाएगा। दो बहनों के फर्ज से सुरखरुई हुई और तीसरी बहन की बारात उठने तक मंजू अपनी उम्र के उस हिस्से में आ पहुंचा कि इसे अपनी शादी का सोचकर ही हंसी आ जाती। उसने अपने इकलापे से याराना बांध लिया था। अजीब ही कोई सादगी और खलूत पसंदी बड़ी थी उसकी तबीयत में। 2 वक्त की रोटी होटल से खा लेता, मगर किसी पर बोझ बनना मंजू को हरगिज गवारा न था। आले मोहल्ला में कोई बड़े बुजुर्गों ने मंजू को पास बिठाकर समझाया और शादी का मशवरा दिया, मगर मंजू न माना। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुका था कि अब ख्वाब देखने की उम्र गुजर चुकी है। यूँ भी तन्हा रहने की आदत अब इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि वो अपने घर में किसी नई हस्ती का वजूद इजाफी समझता। बाला आखिर बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बहनों का इसरार भी दम तोड़ गया और वो अपनी औलाद और ज़िंदगी के बखेड़ों में यूं उलझ गई कि महीनों इकलौते भाई की खैर खबर लेना याद न रहता। ज़िंदगी अपनी मखसूस डिग्री पर चलती रही और मंजू का सर मुकम्मल सफ़ेद हो गया। ढूंढने से भी कोई काला बाल ना मिलता। उसने ज़िंदगी के 5 अशरे भी गए बरसों में पूरे कर लिए थे और अब छठे की तरफ दौड़ थी। अब तो उसका अपना शुमार भी मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों में होने लगा था और छोटे लड़के लड़कियां सब इसे चाचा मंजू के नाम से मुखातब करते। फिर अब इस बुढ़ापे में दिल पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी और छोटे लड़के लड़कियां सब इसे चाचा मंजू के नाम से मुखातब करते। फिर अब इस बुढ़ापे में दिल पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी कि वो ज़ैनब की उदास आंखों में जा गिरा। अभी हफ्ता भर पहले ही उसने मोहल्ले की एक शादी में स्याह लिबादे में मलबूस मगमूम सूरत उदासी के मुजस्मे को देख लिया। तब से हराम है जो रात को मुकम्मल आँख लगी हो या दिन में दुकान पर बैठे चैन आया हो। रात को बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और दिन में दुकान पर पहलो। अंदर एक कशमकश थी जो बढ़ती चली जा रही थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि इस नई नवेली मोहब्बत के एहसास को दिल में ही दबा दे, मगर बेसूद। बाहर निकलता तो घबराहट बढ़ जाती कि कोई इसकी आंखों में ज़ैनब की तस्वीर ना देख ले या फिर उसके चेहरे पे दर्ज उसका भेद ही ना जान ले। हफ्ते भर से यही हाल था। दिन भर ज़ैनब को सोचता, रात होती वो मंजू की पलकों पर आ बैठती और फिर मंजू सितारे गिनना शुरू कर देता। गिनती भूल जाती और ख्याल टूट जाता तो खुद को डांटता, ये क्या बचपना है। मंजू कुछ तो होश कर। मन का बोझ ताकत से बढ़ने लगा तो वो आधी रात को उठ खड़ा हुआ और खुद से 7-8 साल छोटे अपने इकलौते यार अब्दुल समद का दरवाज़ा धड़ाधड़ पीटने लगा। सब खैर तो है ना बुड्ढे, क्या हो गया है तुझे? आधी खुली आंखों में हैरत समोए अब्दुल समद ने अपने यार को देखते ही दरियाफ्त किया। वो हमेशा मंजू से अपनी कम उम्री का फ़ायदा उठाया करता था और मंजू को बुड्ढे के लक़ब से चिढ़ाता था। खैर ही तो नहीं है समद्दू, तू चल मेरे साथ घर। क्यों, ऐसी क्या आफत आ पड़ी है? कुछ फूटोगे भी? समद्दू का फिक्री लहजा ताज्जुब की बात ना थी, मगर मंजू यहाँ गली में खड़े होकर भला कैसे अपने दिल पे हुई वारदात का किस्सा सुना सकता था। समद्दू के बाजू से पकड़कर अपने साथ घर ले आया और शुरू से आखिर तक राम कहानी कह सुनाया और अब समद्दू के कह कहे दीवारों से सर टकरा रहे थे। मंजू ने बमुश्किल समद्दू के मुंह पर हाथ रख के उसके कहकहों का गला घोंटा तो आज साबित हुआ कि 60 को पहुंचते ही बुढ़े सठिया जाते हैं। समद्दू के कहकहे थम चुके थे, मगर मुस्कुराहट और शरारत नहीं। मंजू ने आंखें दिखाकर अपनी उम्र की तस्हीह करना भी लाजमी समझा, मगर सठिया तो गए हो ना, वो बेवा है बेचारी। शादी के पहले साल ही खसम मर गया था, उसका अब क्या करूं? हो गई है मोहब्बत तो हो गई बस। जाने क्यों मंजू लफ्ज़ मोहब्बत पर एक पल अटक सा गया। बूढ़े कहता जो था ब्याह कर ले वक्त पर, मगर नहीं, अब इस उम्र में इश्क चढ़ा है तुझे। मेरे मुंह पर तो हाथ रख लिया है तुमने, दुनिया के कहे कैसे रोक पाओगे? मंजू का दिल बैठने लगा, लबों पर कुफल पड़ गई, खामोशी बढ़ गई तो समंदू उठ के अपने घर सोने चल दिया और मंजू अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए फिर से तारे गिनने लगा। सुबह फूट गई, सितारे छुप गए। वो कई बार गिनती भी भूल गया, मगर आज खुद को हंसते हुए नहीं डांटा कि ये क्या बचपना है। मंजू कुछ तो होश कर। अगले दिन मोहल्ले के सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग रहीम चाचा दुकान पर आए
تو منجو نے لاشعوری طور پر باتوں باتوں میں وہی محبت کا عمر سے تعلق پوچھا تو رحیم چاچا بولے، منجو میاں یہ محبت تو بڑی بری بلا ہے، کبھی بھی چمٹ جائے تو کمینی چھوڑتی ہی نہیں۔ اپنی جوانی میں میرے سر پر بھی یہ بھوت چڑھ گیا تھا، اللہ بخشے ابا جی کو، میری بہت درگت بنائی تھی، سارے قصبل نکال دیے، مگر محبت کا بھوت میرے سر سے پھر بھی نہ اترا۔ مجھے گھر بدری اور آگ کرنے کی بھی دھمکی دے ڈالی تھی، مگر میں نے ضد باندھ لی، شادی کروں گا تو صرف جنتے سے، ورنہ اور کسی سے بھی نہیں۔ ابا کی ضد ہار گئی، میری محبت جیت گئی اور میں جنتے کو اپنی زنانی بنا کے گھر لے آیا۔ محبت بڑی ضدی ہوتی ہے منجو، ضد پہ اڑ جائے تو اپنی منوا کے چھوڑتی ہے، بھلے کائنات بھی مخالفت میں کیوں نہ اٹھ کھڑی ہو۔ ہار مان لے تو کل پونجی لٹا کر بھی گھٹنے ٹیکے۔ ہائے کیا زمانہ تھا وہ، تم نے بھی کیا یاد کروا دیا منجو۔ رحیم چاچا اپنے محبت نامے میں سوال فراموش کر بیٹھے تو منجو کو پھر سے سوال گھڑنا پڑ گیا۔ چچا پر کوئی عمر بھی تو ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی اخبار میں پڑھا کہ 70 سالہ بڈھے کو جوان سال لڑکی سے عشق ہوا اور وہ اسے دلہن بنا کے گھر لے آیا۔ یہ بھلا کیا عمر ہوئی؟ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی منجو، یہ کبھی بڈھی نہیں ہوتی، آب حیات پی رکھا ہے نگوڑی نے۔ رحیم چاچا کے جواب سے منجو کو کچھ ٹھنڈ پڑ گئی، مگر پھر دل کے کسی کونے سے آواز سنائی دی، یہ کیا اب بہانے ڈھونڈ رہے ہو، تعویلیں گاڑ رہے ہو؟ خود کو جھوٹی تسلی دینے سے کیا دنیا تم پر ہنسنا ترک کر دے گی؟ پھر سے کہیں کچھ بغیر آواز ٹوٹ گیا اور وہ خود سے عزم کرنے لگا، میں اب اپنے دل پر قابو رکھوں گا اور زینب کی رسوائی کا باعث ہرگز نہ بنوں گا۔ منجو نے خود سے عہد باندھ لیا، مگر شام ہوتے ہی وہ سارے عہد توڑ کر ایک بار پھر زینب کو دیکھنے راہڑ پر جا پہنچا۔ منجو دن رات اس یک لمحاتی درشن کے لیے بے چین رہتا۔ جب زینب سر پر گھڑا رکھے کچھ فاصلے سے گزری تو منجو کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، ٹانگوں نے کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے روز کی طرح خود کی ہمت بڑھائی اور بات کرنے کے لیے آگے بڑھنے پر اکسایا، مگر زمین نے منجو کی ٹانگیں جکڑ لیں اور اس کی سانسیں یوں اتھل پوتھل ہونے لگیں جیسے وہ دمے کا پرانا مریض ہو۔ زینب گھڑے سمیت گزر گئی اور منجو روز کی طرح خود کو کوستا ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا۔ کوئی 4 ماہ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بوڑھے منجو کو سچ میں سانس کی تکلیف رہنے لگی۔ رات کو سوئے ہوئے اٹھتا اور گلا پکڑ کے بیٹھ جاتا، زیادہ چلنے یا کام کرنے سے سانس پھولنے لگتی۔ صبح کی چہل قدمی بھی موقوف ہو گئی اور زینب کے یک لمحاتی درشن بھی چھوٹ گئے، مگر منجو نے اپنے مزاج مطابق علالت کی خبر تک کسی کو نہ دی، یہاں تک کہ مستقل طور پر بستر نہ پکڑ لیا۔ حالانکہ حکیم صاحب کا نسخہ بھی باقاعدگی سے لے رہا تھا، مگر جوں جوں دعا کی مرض بڑھتا گیا۔ کیوں بڈھے ہو گیا ہے تیرا عشق پورا؟ سمدو نے 4 دن یار کی دکان بند دیکھی تو گھر چلا آیا۔ یہ وہ منجو تو نہیں تھا، بلکہ جیسے منجو کی جگہ بستر پر ہڈیوں کا پنجرا کسی نے رکھ دیا ہو۔ کمرے کی بے ترتیبی عروج پر تھی، کونے میں رکھے گھڑے کا پانی پیندے سے لگا تھا۔ عشق کہاں پورا ہوتا ہے، سمندو دن پورے ہو جاتے ہیں بندے کے، ایک زندگی نہ کافی ہوتی ہے پورا عشق جینے کے لیے۔ بس اتنی سی ہمت تھی تجھ میں کہ 4 ماہ میں بستر پکڑ لیا۔ سمندو عیادت کو آیا تھا، مگر نشتر چبونا اب بھی نہ بھولا۔ منجو کے لب بامشکل تبسم میں کھل سکے۔ میں نے سوچا تھا کہ بڈھے کا عشق کوئی نیا چاند چڑھائے گا، کوئی نیا گل کھلائے گا، محلے کے ہاتھ کوئی نیا شگوفہ آئے گا، مگر تم نے مجھے بالکل ہی مایوس کیا بڈھے۔ دل تو بہت کرتا تھا سمندو، مگر زینب کی رسوائی کا خیال آ جاتا۔ پہلے ہی وہ کرم جلی بڑی جوانی میں اپنے سہاگ لٹوا بیٹھی، اب مزید بدنام ہو جاتی۔ منجو نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔ سانس پھر سے اکھڑنے لگی۔ اچھا سن، سانس کا کچھ بھروسہ نہیں، کب چھوٹ جائے۔ اکیلا جی ہوں، میں کھپ جاؤں تو یہ صندوق تم سنبھال لینا۔ سمندو نے منجو کی ساری سنجیدگی ایک بار پھر کہے میں اڑا دی، مگر بوڑھا منجو ٹھیک تیسری رات کے تیسرے پہر سچ میں مر کھپ گیا۔ بے ضرر منجو نے جس خاموشی سے زندگی گزاری تھی، اسی خاموشی سے دنیا چھوڑ بھی دی۔ سمندو کو گہرا صدمہ لگا، وہ اب بھی بے یقین تھا۔ اتنا رویا کہ چپ کرانے والا کوئی نہ تھا۔
بہنیں بھانجے اہل محلہ سب منجو کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ منجو کو قبر میں اتارنے کے تیسرے دن سمندو نے اپنے پیسوں سے یار کی خیرات کی، ختم قرآن پڑھوایا اور صندوق اپنے گھر لے گیا۔ کھول کے دیکھا تو اندر منجو کے 4 تہہ لگے کپڑے، نظر کا چشمہ، سرما سلائی، کچھ پیسوں اور ایک کاغذ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کاغذ کھول کے دیکھا تو لکھا تھا، سن یارا، میری بہنیں اپنی زندگی میں خوش و خرم اور آسودہ حال ہیں۔ اپنی طاقت اور استطاعت مطابق ہمشیرگان کے لیے بہت کچھ کیا۔ اب یہ ایک صندوق بچی ہے، یہ تمہاری ہوئی۔ 4 جوڑے ہیں، کسی بے لباس فقیر کو دے دینا۔ کچھ پیسے رکھے ہیں، میری جمعرات کروا دینا۔ اعلان کروا دینا کہ منجو نے دکان کا قرض سب مقروضوں کو بخش دیا ہے، اسے بھی دل سے بخش دیجئے۔ یہ گھر اور دکان زینب کے نام کر رہا ہوں۔ دیکھ تیرا یار ہوں نا، ہو سکے تو اپنے بڑے بیٹے کا نکاح زینب سے پڑھوا دینا۔ قبر میں تیرے بڈھے یار کی روح کو سکون مل جائے گا۔ تحریر ختم ہو چکی تھی۔ سمندو نے پرنم آنکھوں کے ساتھ کاغذ کو تہ لگا کر واپس صندوق میں رکھا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔